हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे और स्पेस टेक्नोलॉजी में लास्ट लेक्चर में हमने जो डिफाइन किया था या जो डिस्कस किया था वो बेसिकली अलग अलग लॉन्च व्हीकल जो थे, है ना। जैसे जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए व्हीकल थे उनकी क्रोनोलॉजी के बारे में पता किया था। फिर इसरो जो अंडर में आती है आज की डेट में जिस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट की अगर अलग अलग कामों की आप बात करो, जैसे मैंने आपसे कहा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, या जो विक्रम साराभाई जो केंद्र है, या कमांडिंग जो केंद्र है वो, या टेलीमेट्री के लिए जो यूज होता है, मतलब इंडिविजुअली अलग अलग लोगों के जब काम जो है वो मर्ज होंगे तब जाके पूरी की पूरी प्रोसेसिंग इंडिविजुअली सैटेलाइट की होगी, उनको देखा था। और फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिनको हम बोल रहे थे कि अलग अलग जो देश हैं जरूरी नहीं है कि वो केवल और केवल अपने सैटेलाइट को ही लॉन्च करें, वो सैटेलाइट के साथ साथ मान लो अगर मार्स का अध्ययन करना चाहते हैं, है ना, मान लो सर वीनस का अध्ययन करना चाहते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो मैंने जैसे आपको दो नाम बताए, एक नाम आया था वोएजर, याद आ रहा, वोएजर 1 और 2। तो इन वोएजर का काम क्या था, तो ये कह लो कि जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ पर लाइफ जो है वो संभव है। और अर्थ की अगर बात करो तो ये हमारे सोलर सिस्टम का एक ग्रह है। तो सोलर सिस्टम जो हमारा है उससे इतर किसी दूसरे जगह की अगर खोज कर ली जाए जहां पर जीवन पॉसिबल हो तो वो भी एक प्रकार से सही है ना। और उसकी अगर चीजों की बात करें कि कहां तक हम या अदर देश सफल हुए हैं, तो आपने नाम सुना होगा मार्स का। तो मार्स पर कुछ ऐसी चीजें ये प्रमाणित करती हैं कि वहां पर मीथेन है। क्या है? मीथेन है। ऐसे ही जो लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीजें हैं वो भी काफी हद तक कहाँ मिली हैं? मार्स पर। इसीलिए जो अदर अदर मिशन रहते हैं अलग अलग देशों के, वो मार्स को बेहतर स्टडी करने के लिए सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर मैं आपसे कहूं मून, है ना, तो नाम आपने सुना होगा एक सोफिया, है ना, ये नासा से रिलेटेड है। और इन्होंने ही ये बताया कि हाँ वहां पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो थी, है ना। तो केवल वहीं तक सीमित ना रहकर और भी अदर जो प्लेनेट है या और भी जो सेलेस्टियल बॉडी हैं उनके बारे में जानकारी जुटाना और उसका आप ये कह लो अन्वेषण करके फर्दर टेक्नोलॉजी को और एडवांस बनाने के लिए लगातार जो देश हैं वो प्रयासरत हैं। ठीक, चलो, तो हम लोग जहां पर कल कल कह लो या लास्ट वाली क्लास में पहुंचे थे, उस क्लास में हमने लगभग 20 के ऊपर मिशनों की बात कर ली थी, है ना। जैसे स्पेस शटल जो था वो बता दिया था, अलग अलग जैसे मैसेंजर था, है ना, अलग अलग थे ना नाम हम, तो उनके बारे में मैंने बता दिया था और उन्हीं से रिलेटेड जो चीजें थी वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक, जैसे हम लोग यहां पर आ गए थे, जैसे हम्म जैसे ये संस्थाएं देखी थी, तो अब देखो वो जो संस्थाएं थी उन्हीं संस्थाओं के अलग अलग काम थे ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं जो विक्रम साराभाई है ना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, तो उसका जो मेन वर्किंग थी उस वर्किंग को मैंने बताया था, केवल केवल लॉन्च वॉन्च वाली चीज नहीं थी, डिजाइन जो था वो इम्पोर्टेंट था और वही काम यहां हो रहा था। तो देखो उसी से बनाते हुए स्टेटमेंट आपको अगर 4 दे दिए तो आप इंटरप्रेट कर पाओगे
कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। जैसे उसने कहा त्रिवेंद्रम, ठीक है, और यहाँ पर जो अवस्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वो मुख्यतः संबंधित है। तो आप मुझे बताओगे प्रक्षेपित वाली कोई भी चीज नहीं है। हालांकि जो साउंडिंग रॉकेट था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अमेरिका हमने पहला साउंड रॉकेट ही भेजा था, है ना, तो वो चीज अलग है। लेकिन अगर बात करो मौसम संबंधी समस्याओं की जांच के लिए ध्वनिपूर्ण रॉकेटों को प्रक्षेपित करने से, तो प्रक्षेपण वाली कोई भी चीज यहां इस केंद्र से रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो अगर आप दो हटा दो, लो दो हटा दो, फिर आप ये कहो अंतरिक्ष यान के डिजाइन और निर्माण से, तो ये काम भी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नहीं है, ना तो डिजाइन ना निर्माण। हाँ, जो सैटेलाइट को लॉन्च व्हीकल की जरूरत पड़ रही है, उन लॉन्च व्हीकल के अगर विकास की या डेवलपमेंट की बात करो तो वो है तो उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से रिलेटेड तो ये है। ठीक, तो फोर्थ नंबर ये सही हुआ। और बताओ फोर्थ के साथ क्या है, फर्स्ट, तो वो तो बात ठीक है। रॉकेट छोड़ने के लिए जो प्रणोदक यूज करते हैं उनके अनुसंधान से भी, है ना, जो प्रणोदक है ना, हमने आपको बताया था ना, जैसे हम लोग बहुत आगे हैं किसमें, क्रायोजेनिक में। क्रायोस वर्ड से आया है, और क्रायोस और इसका जो मतलब है वो हिमशीत है ना, हिमशीत। तो अगर बहुत कम तापमान पर, जैसे -253 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन लेते हैं और माइनस में ही क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, तो होता क्या है, जो ऑक्सीडेशन वाली चीज है ना, वो इन्हीं के थ्रू हो जाती है। तो जो चैम्बर ले जा रहे हैं उस चैम्बर को नहीं ले जाना पड़ता है, इस वजह से हमारा जो व्हीकल है वो हल्का हो जाता है। ठीक, तो देखो एक है ऑप्शन ये और एक है ये, मतलब फर्स्ट और फोर जो है वो सही जाएगा। ठीक, चलो अब देखो, अलग अलग दिए हैं ना, काम करो, चलो देखो यहीं पे देख लो। इसरो पता है आपको कहाँ है ना, और मान लो ये दिए हैं तो इनके बारे में भी पता लगा लोगे आप, है ना। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पता है ना आपको कहाँ है, ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, ये तो आसान है। देखो ये है, अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च किए गए, तो जो ले जाने वाली चीज थी वो लॉन्च व्हीकल थे, और लॉन्च व्हीकल के क्रम में अगर देखा जाए तो पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, फिर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, फिर था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब नाम से पता चल रहा है कि हाँ, इसकी जो ऑर्बिट है वो 36,000 किलोमीटर, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन वाली चीज होगी, टेली कम्युनिकेशन वाली चीज होगी, उनके लिए जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट को ले जाने के लिए व्हीकल काम करेगा वो जियो स्टेशनरी। अब जियो स्टेशनरी से आप परिचित हो कि अगर ये है अर्थ, ये आपने इक्वेटर बनाया, तो इक्वेटर के ही बिल्कुल एलोंग में क्या रहेगा, जियो स्टेशनरी। लेकिन अगर एल्टीट्यूड अलग अलग हो जाएं लेकिन ऊंचाई वही सेम रहे 36,000 किलोमीटर, तो वो है आपका जियो सिंक्रोनस। ठीक है, ऐसे ही अगर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो भैया पोलर ऑर्बिट में ले जाने के लिए हम जिस व्हीकल का यूज करेंगे वो होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और बताओ क्या अर्थ के रोटेशन से इस पोलर ऑर्बिट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। तो एक ये है, फिर है ऑगमेंटेड, और ये है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इन्हीं के लिए जो मिलाने वाली चीज है वो दी, तो आपको पता होगा ये सबसे पहले का है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
और रोहिणी की पूरी सीरीज, भास्कर, आर्यभट्ट, वो किन के अंतर्गत आते थे? तो बी। अच्छा, अब यह है संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, तो ऑगमेंटेड था ना, और ऑगमेंटेड में मैंने आपको बताया था क्रॉस स्रॉस सी। ठीक, फिर एजुकेशनल सैटेलाइट की अगर बात करें तो वही जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीमेडिसिन है, उसी के आधार पर ये जो सैटेलाइट है ये 36,000 किलोमीटर ऊपर तक लॉन्च किया गया होगा। और किसके द्वारा? तो इसका काम जो देखेगा वो देखेगा GSLV। अब बचा पोलर, तो चंद्रयान नाम सुना होगा, तो चंद्रयान जो है उसको लॉन्च करने वाला कौन है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे भी बना के दे सकता है कि जो चंद्रयान है वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट के अगर प्रकार को आप बताओ तो वो ऑर्बिट कौन सा होगा? तो पोलर। ठीक है, या यहीं दे दे इनसेट, या यहीं दे दे GSAT, आप समझ जाओगे कि ये पक्का बात है क्या, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। ठीक, तो आप अगर इनको मिलाना लगा दो तो मान लो ये है फोर्थ का डी, एक तो ये ऑप्शन है, और लास्ट क्लास में ये ऑप्शन दिए नहीं थे ना, तो देखो ये है अभी। ठीक, और मान लो सी है, तो देखो ऐसे देख लो, मतलब BCAD। ठीक है, इधर देख लो, BCA और D, तो देखो A का B मैंने लगा दिया, B का C मैंने लगा दिया, C का A बता दिया, और फोर्थ का D हो गया। ठीक है, चलो अब देखो इन्हीं का क्रम पूछा गया, तो इनको तो आप अब समझ गए, जान गए, तो तुरंत लगा लेंगे। सबसे पहले SLV, फिर ASLV, फिर पोलर, और देन GSLV, है ना, क्रम लगाना है, लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये था एक, ये क्वेश्चन था, ये कुछ रीजन पूछ रहा था हमसे, है ना। रीजन किस टाइप के पूछ रहा था? देखो पहले आप ये समझ लो कि जैसे ये हमारी अर्थ है, तो धीमे धीमे ऊपर जाने पर ये सघन से क्या हो जाता है? विरल, है ना। और एक सिचुएशन आती है जब स्पेस मिलता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। तो अगर इसके अलग अलग मंडल को देखो तो ये 3, 4 और ये 5, आप इससे तो परिचित हो गए। ये था ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभ मंडल बोल रहे थे हम। ऐसे ही ये था मेजोस्फेयर, मध्य मंडल, है ना। ये था स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और ये था आपका आयनोस्फेयर, ये एक्सोस्फेयर था, और ये था आपका क्या? आयनोस्फेयर। ठीक, अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग घटनाएं थी वो हो रही थी, इसकी जानकारी आपको थी। अब देखो वो जो कह रहा है, वो कह रहा है अंतरिक्ष यान, मतलब जो स्पेस में कोई गया हुआ व्हीकल है, वो जब पृथ्वी पर उतरता है तो कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। उसका रीजन तो आपको पता होना चाहिए, क्यों? तो देखो वो दे रहा है, अब बताना है कि वो सही है या गलत है। जैसे जब एक स्पेस जो व्हीकल है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ये अगर आयंस हैं तो बहुत तेजी से आएंगे, तो ये जो है ना वो क्या हो जाएंगे? आयनित हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। हवा जो है उसके जो पार्टिकल हैं वो आयनित हो जाएंगे,
और आयनित होने की वजह से जो स्पेस यान है ना, अंतरिक्ष यान है, उसकी जो सतह है वो आयनित कणों की वजह से कुछ क्षण के लिए क्या छोड़ देगी, संपर्क छोड़ देगी। तो देखो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जब नीचे आता है तो रेडियो संपर्क को खो देता है। बिल्कुल, क्यों? आयनित होने वाली चीज, ठीक। और दूसरा वही रीजन दे रहे हैं, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो देखो ये थे हम लोग के क्वेश्चन, ठीक। अब देखो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। देखो समझो, जहां सारे के सारे देश शुरुआती से लेके अभी तक के दौर में सबसे पहले जो मेन टेक्नोलॉजी में पहुंच रहे थे या अंतरिक्ष का अन्वेषण कर रहे थे, एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, उसमें जो मेन था कि भाई एक तो आप पता लगा लो कि अंतरिक्ष में क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रही, पहला। दूसरा, अपने व्हीकल के थ्रू सैटेलाइट को लॉन्च कर दो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, ठीक। लेकिन अगर आप हमारे देश को ऑब्जर्व करो या एक्टिविटी हमारी ऑब्जर्व करो तो शुरुआत से ही जो IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग, जिसको बोलते हैं सुदूर संवेदन प्रणाली बोलते हैं, तो हम लोग शुरू से ही इसके अचीवमेंट में या इसको फर्दर बहुत अच्छे तरीके से यूज करने में लगे हुए हैं, ठीक। तो इनके लिए वैसे तो आपको पता है कि जो रिमोट सेंसिंग है बेसिकली उसमें जो यूज होती हैं वो होती हैं EM वेव, जिनको बोलते हैं मैग्नेटिक वेव्स, है ना। अब आपको पता होगा साइंस में हमने डिस्कस भी किया था कि EM वेव जो है वो 7 वेव्स हैं, है ना। और 7 वेव जो हैं उनमें जो पहली है वो कौन सी है, गामा, ऐसे लिख दें गामा रेज, है ना। यहां से नीचे से ऊपर बढ़ो आप, ठीक। तो पहले है कौन सा वेव, रेडियो वेव। फिर है माइक्रो वेव। फिर है आपका इंफ्रा रेड, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। फिर है आपका लाइट वेव, जिससे हमको वस्तुएं दिखती हैं। फिर है अल्ट्रावायलेट और फिर है आपका तीन, ये हो गए, 3 3 6 7 मार, और लास्ट में मान लो ये है क्या, एक्सरे, ठीक है। तो बेसिकली रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये सन है, तो सन अगर अपना प्रकाश किसी स्पेसिफिक वस्तु को दे रहा है तो उस वस्तु के पास एक गुण है, उस सतह के पास एक गुण है कि करेगा क्या वो, कि सारा का सारा जो ये प्रकाश दिया जा रहा है, जो कि इन सब के कॉम्बिनेशन है, जो इन सब का कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर अगर कोई वस्तु है तो वो कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना, और कुछ को रिफ्लेक्ट करेगी, एग्री, कुछ को रिफ्लेक्ट करेगी। अब इसी रिफ्लेक्टेड पार्ट को हम अपने सेंसर, और सेंसर किस में है, तो आप कहोगे कि जो सैटेलाइट हम यूज कर रहे हैं उसमें उपस्थित जो सेंसर है वो इस रिफ्लेक्टेड रे को प्रेडिक्ट करेगा और उसके बाद बताएगा कि इस इंडिविजुअली जो वस्तु है या कोई चीज है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे अलग अलग जो पदार्थ रहते हैं ना, उनकी जो उत्सर्जित विकिरण है उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, उसी आधार पर हम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज कर पाते हैं, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं ये जो रे लिखी हैं इनके
वास्ट लेवल पर या एग्जाम पर्सपेक्टिव में दो दो तीन तीन यूज पता है? या मैं कहूं कि गामा रेज जो है क्या वो रिमोट सेंसिंग के लिए उपयोगी है? रिमोट सेंसिंग, अच्छा नाम से ही देखो समझ में आ रहा है रिमोट, है ना। जैसे अगर बात करो कि हम ड्रोन उड़ाते हैं आज की डेट में, तो ड्रोन का बहुत अच्छा उपयोग है। जैसे कहीं हिली या टेरेन एरिया है, जैसे आपने नाम सुना होगा मणिपुर, तो मणिपुर में जो वैक्सीन है उसको पहुंचाने का काम ड्रोन ने ही तो किया था, है ना। या आज की डेट में अगर अलाउ कर दे भारत सरकार कि जो भी आपकी कह लो कि ये सामान पहुंचाने वाली कंपनी है वो ड्रोन का यूज कर सकती हैं, तो हर एक छत पर फ्लिपकार्ट वाले विद द हेल्प ऑफ ड्रोन सामान को आराम से गिरा देंगे। आसान होगा ना। और तो और अगर बहुत लंबे रिस्पेक्ट में देखें तो बड़ी बड़ी जो मिसाइलें हैं उनको भी खत्म करने के लिए छोटा सा ड्रोन ही काफी है। पूरा का पूरा पेलोड जो मिसाइल ले जा रही हैं वही पेलोड क्या ड्रोन के थ्रू नहीं लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। ठीक, तो कहाँ ड्रोन बनेगा मान लो अच्छा एडवांस 10 लाख में, और मिसाइल बनती हैं करोड़ों में, तो ये भी तो एक प्रकार से अच्छा ही है ड्रोन की। कहीं पर मान लो छिड़काव कराना है खेती वाले एरिया में, मान लो हमको बीज छिड़कना है, तो वो काम अभी ट्रैक्टर के थ्रू होता है। या मान लो खाद छिड़कना है तो वो काम ट्रैक्टर के थ्रू होता है, लेकिन हम क्या ड्रोन का यूज नहीं कर पाते? तो जैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका बदलेगा। वैसे ही ये जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है इसका अगर केस स्टडी के रूप में आप अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा हर एक जगह पे या हर एक जो भी आज की डेट में यूज हो रही है टेक्निक, उनमें कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। हमने आपसे जो क्वेश्चन किया है वो किया है कि गामा रेज, मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनका यूज करते हैं इंडिविजुअली वस्तु पर गिराने में। वो वस्तु कुछ को एब्जॉर्ब करके बाकी को रिफ्लेक्ट करती है, और बाकी को रिफ्लेक्ट ये इसमें लगा हुआ सेंसर करता है और बताता है कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो मैं आपसे कह रहा हूं क्या गामा रेज रिमोट सेंसिंग में यूज होती है? आप कहोगे इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत जबरदस्त है, भेदन क्षमता बहुत खतरनाक है। और अगर आपने एक नाम सुना होगा अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें, तो ये निकलती हैं एक फिनोमेना से जिसको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी। ठीक, तो ये शरीर के लिए हानिकारक है, हानिकारक है। इस वजह से गामा रेस का सामान्य यूज रिमोट सेंसिंग प्रणाली में नहीं होता। ठीक, अच्छा अब मैंने अगर आपसे कहा ये जो एक्स रे दिख रही हैं इनके बारे में आपने पता होगा कि बॉडी के किसी भी पार्ट का एक्स रे करके हम पता लगाते हैं कि फ्रैक्चर है या नहीं, है ना। तो उनका काम क्या है? एक्स रे जो हैं उनकी भेदन क्षमता है, तो वो बॉडी बॉडी के मांस को तो भेद लेती हैं लेकिन हड्डियों को भेदने में ये कैपेबल नहीं है। तो मान लो अगर कहीं भी किसी भी जगह में फ्रैक्चर है, एक्सरे इसको डाला, हड्डी को नहीं भेद पाया, मांस को भेद दिया, लेकिन अगर बाल के रूप में ही थोड़ा सा भी फ्रैक्चर है तो उसको पकड़ लिया जाता है एक्सरे की सहायता से। ठीक, वैसे ही अगर मैंने अल्ट्रावायलेट की बात कही तो साइंस के रिस्पेक्ट में आपने पढ़ा होगा सूर्य से आने वाली जो किरण है उसमें अल्ट्रावायलेट जो है वो स्किन के लिए हानिकारक होती है, और प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि उसके तहत ओजोन लेयर जो है वो इन अल्ट्रावायलेट को सतह तक नहीं आने देती। ठीक, अच्छा ये तो जनरल यूज था। हमने कहा इसका और कोई यूज बताओ जो आज की डेट में बहुत ज्यादातर मेडिकल फील्ड में यूज हो रहा। ठीक, तो आप कहोगे कि जो भी
कह लो कि जैसे मान लो बैक्टीरिया हैं और मान लो वो फर्श पर हैं, या कोई भी बॉडी के लिए हानिकारक चीज जो है उसको अगर हटाना है तो हम फिनाइल का पोंछा लगा देंगे, डिसइंफेक्टेंट का यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही हो, या फिर कोई भी चीज जो किसी डिसीज से रिलेट हो, तो वो तो पूरे के पूरे एरिया में फैलेगी। अब हम हवा में तो पोंछा लगाने में सक्षम नहीं है, तो अगर अगर पूरे के पूरे क्षेत्र को डिसइंफेक्टेंट करना है, मतलब जो सूक्ष्म जीवी हैं या जो पैथोजेंस हैं, उन पैथोजेंस से अपने सराउंडिंग के क्षेत्र को पूरी तरह से डिसइंफेक्टेंट करना है, तो हम अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग करते हैं। जैसे ये जो ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट का सामान्य रोशनी है। अब इसी रोशनी का हम टाइप बदल के अल्ट्रावायलेट कर दें तो वो इस कमरे में मौजूद जितने भी पैथोजेंस हैं उनको नष्ट करने में कारगर साबित होगा। ठीक है, ये या आप कह लो ये जो अटेंसिल्स हैं, है ना, जैसे जो दांत वाले डॉक्टर हैं वो अलग अलग यूज करते हैं, तो उनको भी डिसइंफेक्टेंट करने का काम कौन करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। लाइट वेव आपको पता ही है, लाइट वेव में तो कुछ नहीं कहोगे, ये है ना। अब हर चीज जो आएगी इन रेज में, एक तो वो आएगी फ्रिक्वेंसी रिलेटेड और दूसरी आएगी वो आएगी एनर्जी रिलेटेड, और जो थर्ड वन है वो आएगी वेवलेंथ आएगी। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप ऐसे देखो तो इसकी एनर्जी जबरदस्त है ना, और E बराबर एच न्यू से इसकी फ्रिक्वेंसी भी सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम है, और अगर मैं आपसे कहूं E बराबर एच सी ओवर लेमडा की बात करें तो जिसकी न्यू कम उसकी लेमडा ज्यादा, यानी इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है? ज्यादा। ठीक, चलो इतनी बात थी। अब लाइट वेव के बाद इंफ्रारेड आप समझ रहे हो, तो यहां रिमोट सेंसिंग में जो मस्ट है वो कौन सी है? इंफ्रारेड, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनका एब्जॉर्प्शन की बात करें तो सारी एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्ट है उन रिफ्लेक्टों में जो यूज में आती है वो कौन है? इंफ्रारेड। और यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, और यही यही हमारे यहाँ पर डिफरेंस इन टेम्परेचर के लिए उत्तरदायी है। अब ये इंफ्रारेड मंगल पर नहीं है या ये इंफ्रारेड बुध पर नहीं है, तो आपको पता होगा जब स्टडी कर रहे हैं तो पता चल रहा कि दिन का और रात का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा। मतलब धूप जब तक है तब तक तो समझ लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, और जैसे ही धूप गई और टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिरा जिस वजह से सर्वाइवल करना वहाँ पर कठिन हो जाएगा। कठिन क्या, बहुत कठिन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हानिकारक भी है और ये लाभदायक भी है। ठीक, और माइक्रोवेव आपको पता ही होगा, ओवन, ठीक है, और ये रेडियो वेव, सारी की सारी टेलीकम्युनिकेशन वाली चीजें रेडियो वेव। ठीक, तो इनका यूज हम रिमोट सेंसिंग में कर रहे हैं। ठीक, अब मैं रिमोट सेंसिंग की चीज आपको लिख रहा हूं, उसके आधार पर आप बताना कि कहां तक वो चीज सही है। ठीक, जैसे मैं बात करूं रिमोट सेंसिंग की, ठीक, आपको पता चल गया भाई, ठीक है, क्या है ई एम वेव में, और जो मेनली यूज है वो कौन सी है? इंफ्रारेड। अच्छा, अब मान लो कहीं नाइट है, रात है, और मुझे वस्तु पर रे गिरानी है,
तो हम आर्टिफिशियली रूप से गिरा लेंगे ना, और उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन देख के ये पता लगा लेंगे कि वहां पे कौन सी एक्टिविटी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक केस स्टडी लिख रहा हूँ आपको समझाने के रिस्पेक्ट में कि किस हद तक रिमोट सेंसिंग आज के वर्ल्ड के सिनारियो को बिल्कुल चेंज कर रही। ठीक, देखो जैसे अगर मैंने आपसे कहा, पहले आप ये तो समझ गए ना, देखो जैसे ये सन था, सन की रे गिरी मान लो इस पर, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पहुंची, सेंसर पर। सेंसर ने एनालाइज करके बता दिया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को रखता है। ठीक है, ये बता दिया। अब मैं क्षेत्र विशेष लिख रहा हूं, जिन क्षेत्र विशेष में इनका बल्क में यूज हो रहा। ठीक, देखो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जो छोड़े गए थे रोहिणी, जो छोड़े गए थे भास्कर, है ना, आपने नाम सुना होगा सेना के लिए कार्टो सेट। तो ये सब किस ऊंचाई पे थे, तो लो अर्थ ऑर्बिट में थे। और यहां पर अगर देखें ऊंचाई की बात, तो 160 से 2000 किलोमीटर की रेंज तक ये उपस्थित थे। ठीक है, अब अगर ये यहां उपस्थित थे, रोहिणी है, भास्कर है, कार्टोसैट है, और भी बहुत हैं। ठीक, जैसे नाम सुना होगा आपने हाइसिस, नाम सुना होगा आपने सरल। ठीक, और ले लो, चलो इतने ही रहने दो। ठीक है, तो ये आपने मान लो छोड़ दिए। ठीक, अब देखो मैंने कहा अर्थ की मैपिंग करने में रिमोट सेंसिंग बहुत कारगर है। ठीक है, तो अर्थ की मैपिंग से तात्पर्य क्या है, यहां पर अर्थ की मैपिंग से क्या तात्पर्य है। अगर ये लिखने के लिए आया कि जो भविष्य है भारत का, वो रिमोट सेंसिंग में किस हद तक आगे है, या कौन कौन से फर्दर अचीवमेंट है जिनको रिमोट सेंसिंग के थ्रू भारत लेगा, तो इनमें अर्थ की मैपिंग एक आया। उस अर्थ की मैपिंग में हम लोग क्या क्या लिखेंगे बताइए जरा, सेल चेंज कर लें हम। हाँ, क्या लिखेंगे अर्थ मैपिंग में। अर्थ की मैपिंग का मतलब क्या है भैया, मैपिंग कर ली अर्थ की, ऑब्जर्वेशन कर लिया और उसके आधार पर बताया कि क्या क्या है। ठीक, तो अगर हम सब हेडिंग दें तो उन सब हेडिंग में हम क्या क्या लें। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि अर्थ के ऑब्जर्वेशन में एग्री के पर्सपेक्टिव से देखो, तो जैसे मैंने कहा आपसे फॉरेस्ट कवर। ठीक है, मैंने आपसे कहा एग्रीकल्चर। ठीक, और अगर ले लो तो और ले लो जिसके थ्रू लिख पाओ, तो जैसे चलो इसी में लिख दो। देखो जैसे जैसे आपको पता होगा फॉरेस्ट कवर धीमे धीमे करके घट रहा है। घटने का मतलब कहीं पे जहां सघन वन थे, अब वहां सघन वन ना होके वृक्ष की कटाई हो गई, है ना। तो उसका पता कैसे लगाएंगे, अगर हम लेखपाल के थ्रू या कह लो कि मैन पावर के थ्रू अगर पता लगाना चाहें, तो सबसे पहले टाइम बहुत जाएगा। उसके बाद उन लोगों के हाथ में वो चीज़ नहीं है कि एग्जैक्ट डाटा वो बता पाए, यानी डेटा मैनिपुलेशन होगा। तो उससे बचने के लिए हम रिमोट सेंसिंग का यूज करेंगे, और स्पेसिफिक क्षेत्र में जहां पर भी फॉरेस्ट कवर है वहां पर किसी टूल और टेक्निक के थ्रू हम पता लगाएंगे कि हाँ वहां पर कवर घट रहा या कवर बढ़ रहा। जैसे भारत में या अलग अलग स्टेट में अलग अलग योजनाओं के तहत फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जा रहा है ना, यानी कि कहीं पर जहां क्षेत्र है और अगर वो क्षेत्र प्रोडक्शन नहीं दे रहा, एग्रीकल्चर वहां नहीं हो रही है, तो अगर उस क्षेत्र में हमें
फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना हो और उसका फर्दर समय दर समय के बाद पता लगाना हो कि हाँ वहाँ की उन्नति है या अवनति, तो उसको पता लगाने का काम कौन करेगा? विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। अच्छा, अब अगर मैंने आपसे कहा एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में आप डेटा को समझो। किसको? डेटा को। जैसे अभी गेहूं की फसल कट रही है, ठीक। अच्छा, अब अगर गेहूं की फसल कट रही तो हर 5वें या 6वें दिन जब बुआई हो रही होती है तो गवर्नमेंट ये बताती है कि गेहूं का रकबा बढ़ा या गन्ने का रकबा बढ़ा, या कह लो आलू का जो क्षेत्र का रकबा था वो बढ़ा। अच्छा, अब अगर कोई भी व्यक्ति सूचनाओं को ध्यान से सुनता है और अगर गवर्नमेंट ने पूरे डेटा को एनालाइज करके जो किस पर बेस्ड है, रिमोट सेंसिंग पर, ये बताया कि इस बार जो आलू का रकबा है वो बढ़ा। आलू का रकबा बड़ा होने का मतलब क्या है? प्रोडक्शन हुआ, वो क्या हुआ? बल्क लेवल पर। अब अगर प्रोडक्शन अधिक है यानी कि चीज अधिक है तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो क्या होगी? डिमांड तो वही है, सेम, और प्रोडक्शन अधिक होने की वजह से जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा? कम। इससे वो जो फार्मर है वो एनालाइज कर पाएगा कि हाँ अगर हमने आलू को बोया तो हमको उसके उचित दाम नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर उसी गवर्नमेंट ने ये निर्देश दिए कि इस बार जो रकबा है वो क्या है? आलू का घाटा है ना, और मान लो ऐसे ही वो बोल दे गेहूं का रकबा घटा, एक पूरे सीजन में वो बोल दे कि ऑटोमेटिकली इस जो वेजिटेशन है उसका रकबा घटा, तो उससे मैनिपुलेट करके या उससे एनालाइज करके वो इंडिविजुअल किसान ये पता लगा लेगा कि हाँ अगर रकबा घटा है यानी कि डिमांड तो है अधिक, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो कमोडिटी है वो क्या है? कम। इसलिए अगर मैं ये इंडिविजुअली कमोडिटी उगाऊंगा, ये चीज उगाऊंगा, तो उसके मुझे दाम ज़्यादा मिलेंगे। ये भी एक प्रकार से अच्छी चीज़ है। यानी एग्रीकल्चर फील्ड में रिमोट सेंसिंग पूरा डेटा बता देगा, फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग पूरा डेटा बता देगा। इसी को जो मैंने आपको समझाया है, इसी को आप कह सकते हो क्रॉप कल्टीवेशन। क्या कह सकते हो? क्रॉप कल्टीवेशन में भी रिमोट सेंसिंग अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक, तो ये बात हो गई हम लोग की अर्थ मैपिंग। अर्थ मैपिंग में फॉरेस्ट कवर देख लिया, एग्रीकल्चर देख लिया, क्रॉप कल्टीवेशन देख लिया। अब अर्थ में आती तो बहुत सारी चीजें है ना, जैसे आपने सुना होगा कि ललितपुर जैसी ही जगह में मान लो यूरेनियम मिलने के चांसेस हैं, यूरेनियम। या आपने सुना होगा राजस्थान में यूरेनियम मिला है या मिलने के चांसेस हैं। तो कैसे पता लगाते हैं? पता लगाने का कोई मेथड तो होगा ना। या आपने सुना होगा कि फला जगह पेट्रोलियम मिला है ना, या फला जगह जैसे रानीगंज नाम सुना होगा आपने, झारखंड साइड में, वहां पे भर भर के वेस्ट बंगाल में कोयला है। तो खोदने के पहले वो पता तो लगाएंगे ना कि यहाँ कोयला है। पता चला कोयला है ही नहीं और किसी की भविष्यवाणी पर हमने वहां पे जेसीबी लगा के खुदाई शुरू कर दी, तो उससे तो लॉस होगा ना। तो लॉस से बचाने के लिए सबसे पहले रिमोट सेंसिंग का यूज, जिसमें रे को डालेंगे अलग अलग मटेरियल के लिए। जो रे है एक एब्जॉर्बर का काम और फर्दर उत्सर्जन का काम। तो अलग अलग पदार्थ से जो उत्सर्जित रे आ रही है वो अलग अलग टाइप से बिहेवियर को दिखाएगी और उस बिहेवियर को एनालाइज करके
हम पता लगाते हैं कि वहाँ कौन सी चीज़ विद्यमान है। ठीक है, ठीक। तो अर्थ मैपिंग हम करते हैं रिमोट सेंसिंग में। ठीक, चलो अब इसी में अगर मैं और दूसरी चीज़ डिस्कस करूं तो अर्थ मैपिंग के बाद फॉरेस्ट कवर हो गया, ठीक है, सॉइल मैनेजमेंट भी हो गया, ठीक है। ऐसे देख लो ग्राउंड वाटर असेसमेंट, ठीक। यहां पर अगर आप हैंडपंप या बोरवेल कराते हो तो पानी निकल आता आसानी से, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर पानी है ही नहीं, जैसे राजस्थान की ही आप बात कर लो। तो जो ग्राउंड वाटर असेसमेंट है उसका पता लगाने के लिए भी यूज होती है क्या, रिमोट सेंसिंग टेक्निक, ठीक है। और ये कन्वेंशनल मेथड भी है, वो नारियल वाला, इंडिविजुअली जगह रख दो, अगर घूम गया मतलब हाँ वहाँ पानी मिलने के चांसेस हैं। तो ग्राउंड वाटर असेसमेंट में भी रिमोट सेंसिंग यूज़ हो रही है, ठीक। ऐसी बहुत सारे केस स्टडी के तौर पे अगर मैं आपसे लूँ, जैसे मीठा पानी खारा पानी बता लोगे आप, वो भी मीठा पानी है खारा पानी, ठीक है। और जैसे एक्वा कल्चर की बात कर लो, वहाँ भी जैसे ये है हॉट वाटर और ये है मान लो कोल्ड वाटर। तो जो कह लो कि प्रजनन की जो चीज होती है वो हॉट और वाटर और कोल्ड वाटर की मिलने पर होती है ना, मतलब जो सबसे ज्यादा फिश ब्रीडिंग होती है ना, वो यहीं पर होती है जहां हॉट और कोल्ड वाटर दोनों हो। वैसे ही कहां पर फिशरीज जो है वो सफल होगी, ठीक है। जो क्या बोलते हैं मत्स्य पालन वो फ्रूटफुल होगा, और कहाँ पर फ्रूटफुल नहीं होगा उसको बताने के लिए भी कौन है, रिमोट सेंसिंग, ठीक। यहां तक अपनी बात क्लियर हुई। अच्छा आप देखो, वही है लाभ क्या है इनकी भाई। हम्म सबसे पहले जो मैन पावर है वो बचेगा, उसके बाद जो टाइम है वो कम लगेगा, फिर क्षेत्र विशेष, जिसे मैं कहूँ नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं हिली हैं, है ना, या टेरेन एरिया हैं, वहाँ की भी मैपिंग हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, है ना। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल इफेक्टिव है। जैसे कहीं पर गड़ा हुआ धन बताता है ना कोई कि सपना आया और मिला, तो उस पर रिसोर्सेज खराब ना हो उसके पहले हम लोग क्या करा लो, उसकी रिमोट सेंसिंग के आधार पर जियो मैपिंग करा लो। उससे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वहाँ ऑयल है या वहाँ गोल्ड है या वहाँ कुछ नहीं है, ठीक। टाइम बचाता है, साथ में वर्क पावर को भी बचाता। और बताओ इसके लाभ, और अगर इसके लाभ की बात करो तो लाभ ही लाभ है, और सोच के आप 10-15 पॉइंट लिखना इसके लाभ के। चलो अब रिमोट सेंसिंग से ही रिलेटेड एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम, GIS, ठीक। तो कभी छोटे एग्जामों में पूछा गया कि टिप्पणी लिखो किस पर, तो रिमोट सेंसिंग पर और GI जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर, ठीक। तो देखो जो डेटा हमें रिमोट सेंसिंग से मिल रहा, क्या मिल रहा, डेटा जो भी हमको स्पेसिफिक जगह का रिमोट सेंसिंग से मिल रहा,
उस डेटा को पहले कलेक्ट कर लिया, उसको एनालाइज किया, उसमें अगर कोई फेरबदल करना है तो उन फेरबदल करने के बाद उस डेटा को पब्लिश कर दिया। तो ये जिस भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से होगा उसको हम बोलेंगे GIS। तो GIS और रिमोट सेंसिंग, तो ये जाएगा टेक्नोलॉजी में। किस में जाएगा? टेक्नोलॉजी में, जिसमें हम यूज करेंगे किन का? वेव्स का। और वेव कौन सी होंगी? तो EM। और इस डेटा को विद द हेल्प ऑफ टूल्स और टेक्निक, या सीधा कह लो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के तहत मैनिपुलेट कर लो, ठीक है, एनालाइज कर लो, और फिर क्या कर दो? पब्लिश। ठीक है, मतलब विदाउट RS के GIS संभव नहीं है। मतलब जो डेटा मिलेगा वो टेक्नोलॉजी से मिलेगा, और उसका यूज करके अलग अलग क्षेत्रों में हम चीज को बता सकते हैं कि हाँ वहां ये चीज ऐसी है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब GIS में अगर जैसे मैंने रिमोट सेंसिंग में लिखा कि एग्रीकल्चर फील्ड में ये रिपोर्ट सरकार देती है, वो ऐसे ही अगर GIS में लिखना हो तो GIS में हम क्या लिखेंगे? जो उदाहरण मैंने दिए उन्हीं उदाहरणों के आधार पर GIS में हम क्या डिफाइन करेंगे, बताइए। तो देखो, जैसे सबसे पहले इंटीग्रेट करने वाली चीज, इंटीग्रेशन वाली और सेग्रीगेशन वाली। कैसे देखो, कैसे देखो समझो। जैसे हमने आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताया था, क्या बताया था? कि जो ब्रीड तैयार की जा रही हैं, किन की? काऊ की, जिसको हम लोग बोल रहे हैं जर्सी, है ना। तो वो नीदरलैंड की एक गाय है ना, जिसको हिस्टोफिन बोलते हैं, HF। तो उनका जो हम लोग संपर्क करा रहे हैं वो घरेलू गाय से ही तो करा रहे हैं। मतलब इनका लिया मैंने मेल वर्जन और ये ली फीमेल वर्जन, और फिर जो उत्पन्न हुई वो कौन हुई? जर्सी हुई। तो अच्छा, वैसे ही अगर हम किसी भी इंडिविजुअली किसी प्राणी को लाते हैं जो जो भारत में कम हो, जैसे बहुत सारे अफ्रीका से चीता को लाए, वहां से टाइगर्स को लाए, तो देखा होगा कि मान लो अगर 10 लाए और अगर किसी क्षेत्र विशेष में 6 ही बचे, तो जो 4 चले गए उनका रीजन क्या है? उनका रीजन क्या है? तो कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल स्थिति, है ना। जैसे नागफनी जो है वो बेसिकली एरिड या रेगिस्तानी जगह पे उगता, वैसे ही अगर अफ्रीका के किसी मरु भाग से हम किसी जीव को लाएं तो वो जो सरवाइव करने की कंडीशन रखेगा वो भारत में उसी जगह की रखेगा जहां पर एरिड या रेगिस्तानी जगह हो। और अगर हमने मान लो उसको मानसराम में रख दिया या सेवेंथ जो स्टेट हैं उन्हों पे रख दिया, तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो दूसरी है, और जहाँ से हम इन जीवों को लाए हैं उनकी कंडीशन दूसरी है, तो सरवाइव नहीं कर पाएगा ना। तो उनको मैनिपुलेट करना या वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन को यहाँ की किसी क्षेत्र से तुलना करने के बाद ये पता लगाना कि कौन सा क्षेत्र उस स्पीसीज के लिए उपयुक्त रहेगा, तो उसका काम कौन करेगा? तो वो करेगा GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इतनी बात है। मतलब वहां की मैंने मैपिंग कर ली, जियो मैपिंग,
किसके तहत? सैटेलाइट के तहत। और सैटेलाइट कौन सा? वही जो रिमोट सेंसिंग वाली चीज यूज कर रहा। अब अगर वहां से मुझे डेटा मिल गया, फिर वही सेम डेटा हमने यहां पे इंटीग्रेट कराया कुछ स्पेसिफिक जगह के लिए, और अगर दोनों में समानताएं मिली तो उसी जगह पे हमने उस जीव को रख दिया जिस जीव का हमको संख्या बढ़ानी थी। ठीक, तो ये यूज हुआ, यानी सीधा कह लो इंटीग्रेट करता है डेटा को और फिर सेग्रीगेट करता है डेटा को और उचित निर्णय बताता है कि हाँ करना क्या चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई जीआईएस की। चलो, और कोई जो वर्डिंग वाली चीज हो, मतलब कीवर्ड वाली चीज हो, तो इसमें कीवर्ड में वही सेम है ना। चलो, अब मैं यहां क्वेश्चन एक लिख रहा हूं। वो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले इंडिया में, भारत में, इंडिया में रिमोट सेंसिंग का भविष्य, रिमोट सेंसिंग का भविष्य। तो किसी भी टेक्नोलॉजी का भविष्य उस देश में चमकता हुआ तब होगा जब ऑलरेडी उस पर R&D हो चुकी हो, रिसर्च और डेवलपमेंट वाली चीजें चल रही हों। तो आप बताओगे जब सब अनुसंधान में लगे थे तो हम कहाँ, इमेज सेंसिंग वाली चीजें। ठीक है, मतलब जो सुदूर संवेदन प्रणाली है, हमारा मेन टारगेट वही था। इसका मतलब R&D हमारी जबरदस्त है। अब अगर R&D जबरदस्त है तो जो देश कैपेबल नहीं है वो हमसे इस टेक्नोलॉजी को मांगेंगे, और अगर मांगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए वो क्या होगा, इकोनॉमी क्या करेगी, इनहेंस करेगी, जिसको यूज हम किसके थ्रू कर सकते हैं, तो है ना, इसका तो काम ही यही है। क्या काम है? एंट्रिक्स कंपनी लिमिटेड का क्या काम है? विंग है ये इसरो की, जो कॉमर्शियल वाली सारी चीजें देखेगी। ठीक, तो कहीं ना कहीं भविष्य बहुत अच्छा होगा। अब आपको पॉइंट लिखने हैं 15-20, जिससे पता चल पाए कि हाँ ये जो है वो बहुत चमकता हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि जो इंजन है, जैसे रैमजेट है, स्क्रैमजेट है या टर्बो है ना, तो जो शुरुआत वाली चीज़ें थी, मतलब जब एडवांसमेंट नहीं हुआ था उस समय जो इंजन थे वो थे टर्बोजेट। वो क्या थे? टर्बोजेट। लेकिन अब इनका यूज किया नहीं जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आप कहोगे कि जितने भी हम लॉन्च व्हीकल देख रहे हैं उन लॉन्च व्हीकल में जो हम वेलोसिटी ले रहे हैं या जो स्पीड दे रहे हैं वो या तो है सबसोनिक, यानी ध्वनि की स्पीड से कम, जिसको हम मैक में डिफाइन करते हैं, है ना। फिर है सर सोनिक, तो सोनिक में ध्वनि की स्पीड के जस्ट बराबर। फिर आता है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक में ध्वनि की स्पीड से कुछ गुना तेज, जैसे यहां सोनिक में तो लगभग वेलोसिटी ऑफ क्या है, साउंड। यहां पर सुपरसोनिक में जो मैक रहेगी वो 2 मैक से लेके और 5 मैक तक, है ना। लेकिन हाइपरसोनिक की बात करो, हाइपरसोनिक में, तो हाइपरसोनिक में जो मैक संख्या है वो 5 मैक से बड़ा होता है। ठीक, तो इनको प्राप्त करने के लिए हम जो बेसिकली लॉन्च व्हीकल यूज कर रहे हैं उस लॉन्च व्हीकल में 2 टर्म हैं। एक टर्म को हम बोल रहे हैं रैमजेट, क्या बोल रहे हैं, रैमजेट, और दूसरे को बोल रहे हैं स्क्रैमजेट। ठीक है, तो देखो यहां सेम चीज है, यहां सेम चीज है, लेकिन यहां से आप
समझ सकते हो कि S4 क्या है, ये सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। लेकिन आप सुपरसोनिक का मतलब ये नहीं लेना कि उसकी जो स्पीड है वो 2 से 5 मैक ना। सुपरसोनिक तो दिया है, लेकिन जो यान है उसकी स्पीड किस कैटेगरी में जाएगी, तो वो जाएगी हाइपरसोनिक। किस में जाएगी? हाइपरसोनिक, यानी ग्रेटर देन 5 मैक, पहली चीज। और देखो यहां जो सी है ना, सी, तो यहां सी से आश्रय है कंबशन। ठीक, कंबशन मतलब जैसे हमने आपको बताया सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल। लेकिन इफिशियंसी अगर मुझे बढ़ानी है तो हम जो लास्ट स्टेज पर यूज करते हैं वो है क्रायोजेनिक फ्यूल, है ना। बहुत निम्न तापमान पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे, ठीक, और उसका क्रायोजेनिक फ्यूल के तौर पे यूज करेंगे। तो देखो होता क्या है कि रैमजेट इंजन में ऑक्सीजन जो ये इंजन है, ये जो रैमजेट इंजन है, ये कह लो एयर जो है वो सराउंडिंग से लेगा, फिर उसको क्या करेगा, कंप्रेस। और कंप्रेस के दौरान ध्यान देना, ये अपनी स्पीड को क्या करेगा, कम। मतलब रैमजेट में कह लो कि ब्रीदिंग वाली जो चीज है, जो लेने वाली हवा वाली जो चीज है वो लेगा, उस ब्रीदिंग के थ्रू उसने एयर लिया, उसको कंप्रेस किया। और ये जो प्रोसेस जब हो रही है तो यहां पर वो अपनी स्पीड को क्या करेगा, कम। क्या करेगा, कम। जैसे अगर मान लो 2 मैक है, ठीक, तो जब लेगा तो क्या करेगा, 1 मैक कर लेगा। मतलब एडजस्टिंग होती है इसकी स्पीड, पहली बात। लेकिन यहां अगर बात करो तो जितने भी आज की डेट में जो व्हीकल हैं, जो लॉन्च व्हीकल हैं, अब चाहे वो डिफेंस में मिसाइल वाली हो और यहां पर जो रॉकेट है वो हो, उन दोनों में स्क्रैम जेट ही यूज हो रहा। और स्क्रैम जेट में कंप्रेशन होगा, ब्रीदिंग होगी, एयर खींचेगी, किसके थ्रू, तो इसी इंजन के थ्रू। लेकिन कहीं भी किसी भी स्टेज पर ये जो अपनी वेलोसिटी है उसको कम नहीं करेगा। मतलब यहां वेलोसिटी में नो चेंज, लेकिन यहां पर वेलोसिटी में चेंज होगा। ठीक है, बात समझ में आई। यहां पर कम वेलोसिटी, यहां पर हाइपरसोनिक, ग्रेटर देन 5 मैक। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें जो फ्यूल है, उसमें जो लास्ट स्टेज है उसमें कौन सा यूज होगा, क्रायोजेनिक। अच्छा, और यहीं अगर मैं आपसे कहूं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो अगर वो पूछे कि इसमें चरण कितने होते हैं, तो पोलर में होते हैं 4 और इसमें होते हैं 3। 4 में पहला होता है सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, मतलब पहला और तीसरा है सॉलिड और दूसरा और चौथा है वो क्या है, लिक्विड। जबकि यहां पर जो स्टेज हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में वो कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। तो ये चीज आपको समझ में आई। रैमजेट, स्क्रैमजेट और इनके पहले इनिशियल फेज में चलता था क्या, टर्बोजेट। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, हम्म, जैसे देखो ये पढ़ो इसको थोड़ा, और पढ़ने के बाद बिल्कुल सही आंसर बताओ कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक, देखो सबसे पहले तो ये अंतरिक्ष यान है, कौन है, डिस्कवरी। ठीक है, अब आपको बताना है
नासा का है, चाइना का है, फ्रांस का है और इंडिया का है। ठीक, या पहले इनको पढ़ लो फिर बताओ। देखो, ईंधन टैंक को भरा गया था, तो मैंने अभी बताया आपको, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का मिश्रण। ठीक है, द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन तथा द्रव हीलियम के मिश्रण से। केवल तो हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो जो आंसर है वो हम लोग का इसमें क्या होगा, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, देखो अभी मैंने जो आपको बताया ना कि चांद पर पता लगाया कि भैया पानी के जो अणु थे वो थे, है ना, तो सोफिया का नाम आया था ना, किसका, सोफिया। तो एक बार तो इसका पूछा गया है फुल फॉर्म। देखो, अक्टूबर 2020 में नासा ने सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होने वाले चांद की सतह पर पानी की खोज की है। की, देखो, और देखो कैसे की है, तो नासा की स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड और क्या है, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े क्रेटरों में से एक क्लेवियस क्रेटर में पानी के अणुओं का पता लगाया है। ठीक है, तो सोफिया किसका है, यूएसए का, और किया क्या है, तो है क्या ये इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, उसके तहत वाटर का पता लगाया। चलो, देखो, मार्स के लिए हर एक जो देश है वो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहता है, उसका रीजन क्या है। देखो, नासा ही ने यह भी डिफाइन करवाया कि मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में क्या है। तो मैंने आपको मीथेन बताया, और देखो मीथेन यहाँ है, मीथेन, जिप्सम और जल, इनके मिलने की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल के आती कि हाँ वहाँ पर लाइफ संभव है। ठीक है, प्रमाण हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं। ठीक, देखो, बताओ जीवन के उस अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। देखो, बुध जो है वो तो सन के बिल्कुल पास में है, कहीं ना कहीं हीट वाली चीज होगी। अच्छा, दूसरा, शुक्र की बात करो और मंगल की बात करो, मंगल का तो मैंने अभी बताया। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपयुक्त कौन हो सकता है, तो मंगल। ठीक है, अब मंगल से रिलेटेड पहले आप क्वेश्चन ये ले लो। हाँ देखो, हम लोग का जो मंगल मिशन था, मंगलयान, है ना, वो चर्चा में बहुत रहा था। अब उसको पढ़ने के लिए इन तीन क्वेश्चन को आप देखो, या इन तीन स्टेटमेंट को आप देखो। तो इसरो ने जो प्रमोचित किया था मंगलयान, उसको हमने बोला था मार्स ऑर्बिटर मिशन, मोम बोला था। पूरी तरह से क्या हुआ था, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होने का मतलब क्या था कि देखो, जैसे हमको अर्थ का ऑब्जर्वेशन कराना है, अर्थ की ऑब्जर्वेशन को कराने के लिए या अर्थ पर कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए या जीपीएस इनेबल्ड करने के लिए, समझना, हम अर्थ की कक्षा, चाहे लियो चाहे जियो चाहे मियो, अर्थ को ऑब्जर्वेट करने के लिए हम अर्थ की कक्षा में ही सैटेलाइट भेजते हैं। वैसे ही अगर हमें मंगल की स्टडी करनी है तो मंगल की भी ऑर्बिट होंगी। तो हम सक्सेसफुल हुए
मार्स ऑर्बिटल मिशन के तहत मंगल की कक्षा में सैटेलाइट को लॉन्च करने में। ठीक है, पहली बात, मंगल पर उतरना, चांद पर उतरना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पैर रखना, वो अलग चीज है, जबकि मंगल की कक्षा में सैटेलाइट को लाना वो अलग चीज है। ठीक, तो मिशन मोम यानी मार्स ऑर्बिटल मिशन में कहा जाता है, बिल्कुल सही, ने प्रमुचित मंगलयान ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान के चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया है। ठीक है, तो ऐसा तो है ही नहीं, चारों ओर में तो हम ही हैं, ऑर्बिट में हम ही हैं। अच्छा, नेक्स्ट और देखो तो उससे क्लियर हो जाएगा। ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जिसने अपने अंतरिक्ष यान को, ठीक है, मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली। ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये और देखो ये, बाकी ये स्टेटमेंट गलत है। कोई भी देश चक्रमण कराने में एलिजिबल नहीं हुआ है, जबकि हम लोग पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए हैं। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन होगा ना, वो क्या होगा, 1 और 3। बात समझ में आई, 1 और 3। चलो, ये फैक्चुअल बेस्ड है, डाटा बेस्ड, ठीक है, ये कर लोगे। अच्छा, अब देखो जल्दी जल्दी, देखो खूब पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले पहला उपग्रह कौन सा है, सबसे पहले व्यक्ति कौन गया, पहला भू स्थिर कौन सा है, तो मैं वहाँ यहाँ लिख रहा हूँ, उनको आप फटाफट से नोट कर लेना। ठीक है, चलो मैं पहला जो लिखता हूँ जल्दी जल्दी। देखो, फर्स्ट सैटेलाइट पता होगा, स्पुतनिक। क्या स्पुतनिक किसने भेजा था, यूएसएसआर। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था इसका। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो है क्या, पहला जीव, फर्स्ट जीव कह लो तो आपको पता है लाइका। अच्छा, क्या मंकी गया है, बिल्कुल गया है। क्या फ्रॉग गया है, बिल्कुल गया है। कुत्ता गया है, हाँ बिल्कुल गया। बेल का स्ट्रेल का मंकी के लिए मिशन ही था, फ्रॉग के लिए मिशन था, और लाइका जो गई थी वो स्पुतनिक सेकंड से गई थी। चलो, अच्छा, थर्ड की बात करो तो तीसरा कहता है आपसे पहला मनुष्य, है ना, फर्स्ट ह्यूमन, तो नाम है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन वोस्टॉक नाम के अंतरिक्ष यान से, वोस्टॉक। ठीक है, फोर्थ पर हम अगर बात करें तो फोर्थ नंबर पर है पहली स्त्री, फर्स्ट लेडी जो थी, तो त्रेशकोवा, त्रेशकोवा। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ नंबर पर डेटाबेस में ही फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक, तो इसका नाम है अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड मतलब जियो स्टेशनरी में स्थापित करने में जो नंबर 1 देश रहा है वो कौन रहा है, यूएसए। ठीक है, अच्छा, सिक्स्थ नंबर पर अगर मैं लिखूं तो है प्रथम उपग्रह जिससे प्रसारण हुआ, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट। जापान में ओलंपिक चल रहे थे, उसका सीधा ब्रॉडकास्ट करा दिया था किसने, यूएसए ने। तो वो पूछ रहा है सैटेलाइट वो कौन सा था,
तो ये जो सैटेलाइट था वो था कौन? टेलस्टार। कौन सा था? टेलस्टार। एग्री? चीजें ये याद हो गई होंगी आपको। नेक्स्ट और लिखता हूं मैं, छठवें के बाद सेवेंथ नंबर पर। तो सेवेंथ नंबर पर है भारत का फर्स्ट उपग्रह, इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट। ठीक, या पहले मैं लिख लूं सारे के सारे। ये तो पता ही होगा आपको, 1975 में कौन था? आर्य भट्ट। ठीक, अच्छा। भारत के बाद भारतीय धरती से कौन प्रक्षेपित किया गया? मतलब इंडियन कह लो सरफेस से, भारत की धरती से जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ, पता होगा वो आपको कौन था? रोहिणी। एग्री? वो कौन था? रोहिणी। अच्छा, नेक्स्ट की अगर बात करें तो नाइन्थ नंबर पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसने? इंडिया ने जो प्रक्षेपित किया हो। ठीक है, तो इंडिया वाला जो प्रक्षेपित हुआ था वो था मैट सेट। कौन था? मैट सेट 2002 में था। अब ध्यान देना, स्पेस जो व्हीकल कह लो या शटल वाली जो चीज थी, जो 5 शटल थे उनमें कोलंबिया जो था वो फर्स्ट था। एक तो वो 93 में और दूसरा 2003 में क्रू को लेके गया था। वही क्रू जब वापस आ रहा था तो उसमें हमारे देश की या भारत मूल की एक लेडी थी, कल्पना चावला। तो उनके साथ जो 7 और क्रू मेंबर हैं वो बचे नहीं थे ना। तो इसका यानी जो फर्स्ट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है जिसको हमने अपनी ही धरती से यूज करते हुए फेंका था या लॉन्च किया था, उसका नाम कल्पना कर दिया था, है ना? कल्पना। ठीक है, और ये हुआ कब था? तो 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। तो भारत का कौन है? मैटसेट, और नाम चेंज करके क्या कर दिया था? कल्पना। एग्री? चलो, इसके आगे, इसके आगे अगर और देखें तो इसरो की वाणिज्यिक इकाई तो आपको पता होगी, है ना? एंट्रिक्स नाम सुना होगा आपने, हो जाएगा। फिर है किसी ग्रह, ध्यान देना, देखो जैसे बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, प्लूटो बाहर हटा दिया। तो पहला कौन सा ऐसा यान था जो किसी प्लेनेट पे उतरा हो? प्लेनेट पर उतरा हो, तो इसका नाम था वेनेरा। क्या नाम था? वेनेरा। ठीक, अब नेक्स्ट अगर देखो, वेनेरा किस देश का था? अगर मैं आपसे कहूं वेनेरा किस देश का था और किसने उतारा था? ठीक है, किस पर उतरा था? तो देखो वीनस नाम से समझ में आ रहा होगा, यानी कि शुक्र पर। आपको बताना है किस देश ने उतारा था। ठीक, मैं नेक्स्ट लिखता हूं। नेक्स्ट है चांद पर पहला मनुष्य, कह दोगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। साथ में और कौन उतरे थे? दूसरा नाम क्या था? एडविन ऑल्ड्रिन। ठीक है, ठीक है। पहला जो पहला जो, क्योंकि हम इसमें बहुत आगे हैं ना सेंसिंग में, है ना? तो रिमोट सेंसिंग में जो हमने पहला लॉन्च किया था या उतारा था उसका नाम क्या है? वो नाम था लैंड सेट। क्या नाम था?
लैंडसेट, ठीक है। अच्छा, 2-3 और बचे हैं। पहला हो गया, ठीक। अब इधर देख लो, छोटा सा ये समझ लो जुगनू। जुगनू भी एक सैटेलाइट है, हल्का है, आईआईटी बंदों ने बनाया है और लॉन्च भी कर दिया है, ठीक है। किसके थ्रू? इसरो के थ्रू। तो जुगनू जो है वो आईआईटी कानपुर है ना, आईआईटी कानपुर। सबसे पहली बात है इनका जो कानपुर, इसका जो मूल्य है या इसको जो बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है वो भी कम है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है ये, ठीक है। तो देखो शुरू से देख लो। पहला स्पुतनिक, पहला जीव लाइका, ये जानवर भी जा चुके हैं। फर्स्ट ह्यूमन यूरी गागरिन, वोस्टोक नाम से। फर्स्ट लेडी ट्रेस्कोवा। फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्ली बर्ड, किस देश ने? यूएसए ने। फर्स्ट ब्रॉडकास्ट टेलीस्टार, कहाँ ओलंपिक वाला हो रहा था, यूएसए ने ब्रॉडकास्ट कर दिया था, ठीक है। फिर भारत का आर्यभट्ट। इंडियन सरफेस से, भारत की धरती से पहला जो सैटेलाइट है वो कौन था आपका? आप कहोगे रोहिणी। अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भारत का मैट सेट, नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? कल्पना। क्यों? रीजन आपने पता लगा लिया। किस स्पेसशिप से वो वापस आ रही थी? कोलंबिया। अच्छा, मैं अगर यहीं आपसे कहूं कोलंबस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी प्लान के तहत कोलंबस नाम का एक लेबोरेटरी या लैब बनाया जा रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ यूएसए। तो उस लैब का क्या नाम है? कोलंबस। अच्छा, इस पर जो रोबोट भेजा है वो किसने भेजा है? कनाडा ने। उस रोबोट का क्या नाम है? ठीक है, अब बताना, ये मैंने लास्ट क्लास में सारे पढ़ाए थे। अच्छा, ये हो गया। प्लेनेट पर जो उतरा तो कहोगे वेनेरा, वेनेरा मतलब वीनस। किस देश का? आपको पता ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एक और व्यक्ति उतरे थे, ठीक। और रिमोट सेंसिंग में जो हमने भेजा था, बहुत पहले भेज दिया था 1992 में, क्या नाम था? लैंडसेट। क्या नाम था? लैंडसेट। और जुगनू आईआईटी कानपुर वाले विद्यार्थियों ने कम रेट में बनाया है और लॉन्च करने का काम इसरो ने किया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी आज से रिलेटेड। आज हमने रिमोट सेंसिंग के जो बेसिक, जो कह लो कि केस स्टडी टाइप की थी, वो समझ ली। देखो समझो, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में खनिज जो चैप्टर है आपका, वन क्षेत्र जो चैप्टर है आपका, ओशियनोग्राफी में जो चैप्टर हैं, उनमें अगर केस स्टडी को ध्यान से देखो तो रिमोट सेंसिंग के तहत ही जो कृष्णावरी और जो है ना, जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर कोयले वाली चीज़ मिली है। या अभी तक हमको ये विश्वास है कि गंगा है, जो जमुना है, जो चंबल है, उनके इर्द गिर्द में, उनके जो बगल वाले जगह पे, वहाँ पर आप मान के चलो कि बहुत सारी चीज़ें हमें मिलने की संभावना है। लेकिन वो तय तब हो पाएगा जब हम बहुत एडवांस रोल में आएंगे रिमोट सेंसिंग में, ठीक है। क्योंकि अगर देखो समय बदल रहा, एडवांसमेंट हो रहा, लेकिन अगर बहुत हाई टेक्नोलॉजी नहीं हुई और वहाँ पर वो चीज़ हो या ना हो, तो कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ मनी भी तो होता। तो बहुत सारी जगह हैं और हो सकता वहाँ हो, लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। तो बहुत सारी चीज़ों को देख के ही रिमोट सेंसिंग वाली चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, अलग अलग उपग्रह, अलग अलग रॉकेट इंजन, रॉकेट में यूज़ होने वाले फ्यूल, और रॉकेट वो टाइप के हिसाब से रैमजेट और स्क्रैमजेट, और फिर फर्स्ट वाली चीज़ या कह लो डेटा वाली चीज़ें हमने पूरी देख ली, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।